क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 तो पक्का आते हैं। और सबसे बड़ी बात इन चैप्टर की ये है कि एक बार अगर समझ में आ गई सारे फंडे लॉजिक, तो रिवीजन 5 मिनट का है। मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से, हर एक लॉजिक सिखाऊंगा। मतलब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं वो यूं स्टूडेंट को बहुत टफ लगते हैं। कब टफ लगेंगे? जब फंडे क्लियर नहीं हो। और एक बार आपके 100% लॉजिक क्लियर हो गए, फिर इनमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो वही है, डिटेल से पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर आपको 10 पॉइंट में करना आना चाहिए। और हर 2 मिनट में चैप्टर को रिवीजन कभी भी चाहे तो करना आना चाहिए। बट वो रिवीजन फास्ट तभी हो पाएगा जब आप एक एक चीज को सीखोगे कि वास्तव में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, ग्राफ की स्टडी कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आर्हेनियस लॉ क्या है, बोलो आपको कोलेजन थ्योरी क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो अपने को सीखनी है। क्लियर? ओके। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा और अच्छे से आप सीखना, और एंड ऑफ टॉपिक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और रिवीजन तो बहुत फास्ट होता है। जितने टफ फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक लगते हैं उतने इजी होते हैं अगर लॉजिक क्लियर हो जाए तो। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जिसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो आज मैं सबसे पहले इसमें क्या सिखाने जा रहा हूं? मैंने कहा रेट। क्लियर? बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप 15-20 मिनट ध्यान दो इधर। बोलो बेस बना रहे हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर। अब मैंने कहा हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, रेट बोलूं, वेलोसिटी बोलूं, वेग बोलूं, दर बोलूं, एक ही बात होता है। क्लियर? तो बचपन से हम जब हमारे माइंड में वेलोसिटी या रेट की बात आई है तो हमारे माइंड में चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम दिमाग में आया है। क्लियर? लेकिन हमारे केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन या रेट क्या होगा? तो मैं कहूंगा बोलो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोलो डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम। क्लियर? क्या होगा? चेंज ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर क्या होगा? बोलो सांद्रता में परिवर्तन, बोलो डिवाइड बाय, बोलो मैंने कहा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? लगा समय। क्या बोल रहा हूं, समझ में आए? बोलो रेट मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब हमारे पहले एक बार माइंड में क्या आता है जो बचपन में हमने जाना है, बोलो विस्थापन में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। बट वो किस में होता है? फिजिक्स में होता है। केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज होती नहीं है। तो केमिस्ट्री में क्या कहा जाएगा? चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा सी और चेंज ऑफ टाइम का मतलब डेल्टा टी। तो मैं इसी चीज को फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इसी को लिखूं 8t सेकेंड किसी क्षण समय पर करूं तो आप सब जानते हो इसी को क्या लिखा जा सकता है? डीसी अपॉन dt। तीनों चीजें सेम है। बात समझ में? डीसी अपॉन dt डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी डीसी अपॉन dt है। जब पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करते हैं तो डीसी अपॉन dt लिखते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको ओके। उसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा यूनिट ऑफ, बोलो रेट। ठीक है, बोलो दर की इकाई। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने कहा R इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन केमिस्ट्री क्या होता है? बोलो मोल पर लीटर या मोलरिटी, यही होता है। बोलो और टाइम तो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कहीं भी हो, सेकेंड ही इसकी यूनिट होती है। इसका मतलब हुआ यूनिट ऑफ R क्या हुआ? बोलो मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? हाँ, यही हमेशा होगा। लिख देता हूं मैं ऑलवेज। रिएक्शन चाहे स्लो हो फास्ट हो, रिएक्शन चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, कैसी भी, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, हमेशा यूनिट ऑफ रेट क्या होगी? मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या लिखा मैंने? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब समझ में आया? हाँ, ये इसकी जगह अगर ऐसा लिख दूं तो भी बात एक ही है। पहले बताओ, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? बोलो, एक ही है, क्योंकि मॉल पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एम लिख सकता हूँ। कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर। ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी चलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी चलेगा। ऐसा नहीं सर ने कहा था ऑलवेज, ये कहाँ बदल गई? ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या है? सेम है, क्योंकि कैपिटल एम का मतलब ही क्या है? बोलो, मॉल पर लीटर। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो, मैंने लिखा ऑलवेज। बोलो, गलती तो नहीं करोगे? आगे देखते हैं, एक दो दिन बाद क्वेश्चन कराऊंगा तो गलती करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर? मेरी कोशिश होगी आपको जाल में फंसाने की, आपको नहीं फंसना है, पहले वार्निंग दे दी है। बोलो, मैंने क्या लिखा है? ऑलवेज। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो, तो आप नोट करोगे, ठीक है? केमिकल काइनेटिक का मतलब ही यही होता है। पूरे चैप्टर में रेट 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 ही अपन करेंगे। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिकों की एक खासियत होती है कि वो आपको कितना समझ में आएगा वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, मतलब कैसे कंटेंट आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं। पहले कौन सी चीज बताई जा रही है, फिर कौन सी बताई जा रही है, तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। मेरी बात समझ में? मैं अगर चैप्टर डायरेक्ट ही आपको स्यूडो से चालू कर दूं, जीरो ऑर्डर से चालू कर दूं, हवा भी नहीं लगेगी जब तक आपका बेस नहीं बनेगा। तो मैं आपका 2 दिन तो इस चैप्टर का बेस ही बनाऊंगा, और एक बार बेस बन गया आपको हर चीज समझ में आएगी। क्लियर? ओके, किया ये नोट? बोलो, ठीक है? हटा दो, मैं बोलो? क्या बोला मैंने? समझ में? रिएक्शन स्लो हो फास्ट हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, किसी की भी हो, हमेशा रेट की यूनिट तो यही रहेगी, हमेशा यही रहेगी। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको? क्लियर?
अब मैं आज आपको एक फंडा सिखा रहा हूँ और वो फंडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक तो उसी फंडे से ज्यादातर आता है। और वो क्या फंडा है, इधर देखो। यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो डिसोसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ओके, मैंने कहा फॉर्मेशन, बोलो रेट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हेडिंग डाली है मैंने? 3 चीजें सिखाने जा रहा हूं। अगर कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्शन होती है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो रिएक्टेंट में तो टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे और उसी से रिएक्शन होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कोई भी रिएक्शन दी जाए उसमें कोई रिएक्टेंट की इंडिविजुअल डिसोसिएशन रेट भी निकालनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट की इंडिविजुअल फॉर्मेशन रेट भी निकालनी आनी चाहिए और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालनी आनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने जो ये कंटेंट लिखा वो क्या है, बोलो क्रिया कारकों के, मैंने कहा विघटन, ठीक है, बोलो की दर, कोमा उत्पादों के, मैंने कहा बनने की दर, ओके, और अभिक्रिया की दर। आपको 10 से 15 मिनट इधर ध्यान देना है। एक बार मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि अच्छे से एग्जाम में किस तरह से आए तो आपको जाल में नहीं फंसना है और सेकंडों में कैसे टिक करना है। क्लियर? एकदम सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं। बोलो मैंने कहा A + B चेंज ऑफ C, बोलो एकदम सिंपल, A चेंज ऑफ B लिखा, इससे सिंपल तो क्या होगा। और बोलो समझे बोलो A चेंज ऑफ B। पहले हाइपोथेटिकल एग्जांपल फिर रियल एग्जांपल। क्लियर? अब मैंने कहा मेरे लिए इसमें 3 चीजें बन सकती है, एक डिसोसिएशन रेट ऑफ A, एक फॉर्मेशन रेट ऑफ B और एक रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो 3 ही चीजें बन सकती है। तो मैंने कहा यहां पर इमेजिंग करते हैं। बोलो यहां पर मैंने कहा, बोलो डिसोसिएशन, बोलो अभी आपको समझाने के लिए एक बार t बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, बोलो t सेकंड पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। क्लियर? और मैंने आपसे पूछा नंबर 1, मैं आपको कहूं बोलो डिसोसिएशन, बोलो रेट ऑफ A। क्लियर? तो आपको अभी मैंने लिखा A के वियोजन की दर, वियोजन की दर लिखूं, विघटन की दर लिखूं, एक ही बात है। आपका काम क्या है, चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, रेट का मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, ये मैंने बताया है। तो आप क्या करोगे, dC/dt करोगे। क्या करोगे, बोलो dC/dt करोगे। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ तो मैं C2 - C1 डिवाइड बाय T2 - T1, क्योंकि बचपन से हमने डिफरेंस का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर सीखा है। क्या सीखा है? आफ्टर माइनस बिफोर। क्लियर? तो मेरे को लगा यार यहाँ पर तो चूंकि मैं जानता हूँ C1 इज ग्रेटर देन C2 है, और बोलो C1 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस मेरा नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? और हमारे केमिस्ट्री में बोलो स्केलर वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है। केमिस्ट्री में क्या नहीं होता है, बोलो स्केलर वेक्टर जैसा होता नहीं है। तो फिजिक्स में तो चलो रेट वेलोसिटी नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, सब चल जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हम ऐसा बोल देते हैं। बोलो केमिस्ट्री में तो वेक्टर स्केलर जैसा होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जब हम बोलो रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट निकालेंगे तब हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा बोलो आपको, ताकि मन ही मन में रिजल्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। बात समझ में आया बोलो। तो यहाँ पर बोलो मैंने ये किया। अब मैं अगर इसको -dA/dt लिखूंगा तो चलेगा, बोलो हाँ या ना। बोलो इसका मतलब क्या, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और ये क्या है, चेंज ऑफ टाइम, 80 सेकेंड है ना। बोलो बात समझ में आए, ओके। अच्छा, अगर मैं इसी के अंदर सपोजेट में ये करता, क्लियर, क्या करता, बोलो यहाँ पर मैंने कहा फॉर्मेशन, बोलो रेट ऑफ B करता। क्लियर? ऑफ B करता, बोलो ΔC/ΔT। तो यहाँ पर तो मुझे पता है, बोलो पॉजिटिव आएगा,
तो बताओ मैं ऐसा कर दूं डेल्टा dB अपॉन dt, चलेगा नहीं चलेगा? क्या इसमें माइनस लगाऊंगा क्या? नहीं। अरे बोलो नहीं ना, बात समझ में आए बोलो? समय का अंतर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 5 सेकंड में इतना, 10 सेकंड में इतना, तो उसका तो अंतर हमेशा, समय कभी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं। क्लियर? समझ गए बोलो? और प्रोडक्ट के लिए हमेशा डेल्टा सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर? क्योंकि इनिशियली कुछ होगा नहीं, आफ्टर 3 सेकंड कुछ होगा, तो अंतर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं ये प्लस लगाऊं नहीं लगाऊं, चलेगा बोलो? बात समझ में आई? अच्छा। और तीसरा मेरे लिए क्या है बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, जब अभिक्रिया की दर करते हैं, तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करना होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके इक्वल आपको बताना होता है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी होती है। तो क्या करेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी बोलो इज इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt। क्लियर? अब यहाँ पर तो क्या था? स्टोइकियोमेट्री एक एक थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टोइकियोमेट्री का ध्यान हमेशा किस में रखना पड़ेगा? जब रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि मैंने कहा आपको, इंडिविजुअली जब हम डिसोसिएशन रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, इंडिविजुअली हम फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री का मोल का कोई रोल नहीं होता है। बोलो आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, ये मैंने एग्जाम्पल 1 लिया था। क्लियर? जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया तो मैंने क्या किया? 2a प्लस बी चेंज ऑफ सी। क्लियर? ये किया मैंने। बात समझ में? थोड़ा और बोलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ली। क्लियर? अब इसमें मुझे कितनी चीजें पूछी जा सकती? 4। एक बोलो, एक डिसोसिएशन रेट ऑफ ए, एक डिसोसिएशन रेट ऑफ बी, एक फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, और एक रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएशन इक्वेशन। क्लियर? 4 चीजें पूछी जा सकती है। तो मैं अगर करूं पहला, बोलो मैंने कहा डिसोसिएशन बोलो रेट ऑफ ए। क्लियर? तो मैं माइनस डी अपॉन डी टी करूंगा। बोलो क्लियर? बात समझ में? मैंने कहा मैं डिसोसिएशन रेट ऑफ अगर बी करूंगा तो माइनस डीबी अपॉन डी टी करूंगा। बोलो माइनस डीबी अपॉन डी टी करूंगा। और जब मैं फॉर्मेशन रेट, क्लियर? बोलो फॉर्मेशन मैंने कहा रेट ऑफ सी करूंगा तो प्लस डीसी अपॉन dt करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब इंडिविजुअली रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट फाइंड आउट करते हैं तो उनकी स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्री का रोल कब होगा? जब मुझे कंपेयर करना होगा। जब मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज दैट इनके पास 20 रुपए है। क्लियर? पास पड़ोसी के पास 40 रुपए। मैं पूछूं आपके पास कितने? 20। बोलो इनको क्या मतलब है इनके पास कितने हैं? मैं पूछूं इनके पास कितने? ये कहेंगे 40। लेकिन जब मैं पूछूं आपके पास इनसे कितने ज्यादा कितने कम है, तो कंपेयर करेंगे ना। तो कंपेयर मतलब स्टोइकियोमेट्री का यूज कब करना है? जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाते हैं। इंडिविजुअली किसी का पूछा जाए, स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं। रिएक्टेंट का नेगेटिव लगाना, प्रोडक्ट का पॉजिटिव लगाना, दैट्स ऑल। बात समझ में है? तो अब अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन करता हूँ, क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में लिखो, चलेगा? बोलो, बात समझ में है? मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन करता हूँ, तब क्या करना होता है? सबकी रेट को इक्वल करना होता है। जो स्टोइकियोमेट्री हो, जो मोल हो, उन्हें 1 बाई करके लिखना होता है। क्लियर? जैसे मैंने बोलो मैंने कहा -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या करूंगा? माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या करूंगा? प्लस dC अपॉन dt। एक्चुअली क्या था? इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल था, तो इसका 1/2 किया, इसका भी 1/1 किया, वो दिख नहीं रहा आपको। इसका भी 1/1 किया, आपको दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहा हूँ समझ में? कुछ चीजें अदृश्य होती है। बोलो आपको 1/1 कर रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है। बात समझ में आए? बोलो सबकी स्टोइकियोमेट्री को 1 बाई करके करना है। बोलो आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन जाएगी। अब ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन मुझे क्या कहती है? ये इक्वल टू दिस वन, ये इक्वल टू दिस वन, ये इक्वल टू दिस वन। बात समझ में आए? बोलो ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूँ। क्लियर? एक बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ, बोलो मैंने कहा 2NH3। क्लियर? रियल एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री लिया। इसमें मुझे कितनी चीजें पूछी जा सकती है? 4।
बोलो आपको इंडिविजुअली एक ही पूछा जाएगा। मैं आपको हर इक्वेशन में कितनी बता रहा हूँ, 4। वो डिपेंड करता है आपको क्या पूछा जाएगा। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम बोलो सब तरह के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। अब मुझे पहला करना है, बोलो मैंने कहा डिसोसिएशन, बोलो रेट ऑफ, बोलो अब मैंने कहा H2। जरूरी थोड़ी है पहले N2 का पूछो, और बोलो किसी जिसका पूछो उसका करना पड़ेगा। बोलो क्या लिखूंगा, बोलो 1/3 ds2 अपॉन dt के -1/3 ds2 अपॉन dt के बोलो माइनस ds2 अपॉन dt के प्लस ds2 अपॉन dt। 4 ऑप्शन यही मिलेंगे आपको। क्या लिखूंगा, बोलो माइनस dh2 अपॉन dt। बात समझ में आए बोलो। इसी में मैंने अभी वर्बली 4 ऑप्शन बोले, समझ में आया। एक में माइनस, एक में प्लस, एक में 1/3 माइनस के साथ, एक में बोलो 1/3 प्लस के साथ। बोलो आंसर एक ही होगा। क्या होगा, बोलो माइनस dh2 अपॉन dt। क्योंकि दिमाग में पक्का डाल लो, जब हम किसी की इंडिविजुअल डिसोसिएशन रेट या फॉर्मेशन रेट फाइंड आउट करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। मैं बार बार स्टोइकियोमेट्री बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो। ये जो मॉल दे रखे होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। क्लियर। ओके, मैंने कहा जो अभी हाइपोथेटिकल कर रहा था वही अब केमिस्ट्री में डाल रहा हूं। मैंने कहा क्या करूंगा, बोलो डिसोसिएशन रेट ऑफ N2। क्लियर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये दे रखा तो मैं पहले यही करूंगा, और आपको तो इंडिविजुअल पूछा जाएगा। क्लियर। बोलो क्या लिखूंगा, माइनस dN2 अपॉन dt। क्लियर। ओके, मैंने किया यहाँ पर, बोलो फॉर्मेशन फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3। क्लियर। बोलो क्या करूंगा, बोलो क्या करूंगा, प्लस dNH3 अपॉन dt। प्लस लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। वो मन में रखूंगा तो काम नहीं बनेगा। क्लियर। और मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या बना रहा हूं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। क्लियर। तो उसमें क्या करते हैं, सबकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्वल कर देते हैं, और जो मोल होता है उनको 1 कर देते हैं। क्लियर। तो क्या करूंगा, बोलो dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या करूंगा, -1/3 dH2 अपॉन dt। ओके, प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो। ओके, मतलब ये जो मैंने आपको सिखाया है इसी से हर क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इजी कोई नहीं पूछेगा, आपको घुमा घुमा के पूछेंगे। तो घुमा घुमा के पूछेंगे तब आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन से सिखाऊंगा। पहले आपसे गलती करवाऊंगा। बोलो आपको लगता होगा कि आपको समझ में आ गया, बट आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है। बोलो बात समझ में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा। क्लियर। तो पहले आप ये नोट करो खुशी खुशी, फिर आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। क्लियर। ये तो नोट कर लिया बोलो आपने। ओके, एक बार मैंने ये लिख दिया, आप समझ गए। बोलो बी के बनने की दर। क्लियर। निर्माण की दर, बनने की दर। बोलो एक ही बात है, समझ में आया बोलो। ये जो मैंने आपको बताया है थोड़ी सबको पता होती है, मेन एग्जाम में जैसा आता वैसा हम कर पाते ही नहीं कर पाते, वो मेन चीज है।
ओके एक बार मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, आपको समझ में आया बोलो? क्लियर? अब थोड़ी तो यही है बोलो। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चन से सिखाऊंगा कि एग्जामिनर क्या मिस्टेक आपसे करवाता है। क्लियर? ओके, ये किया नोट बोलो? ये तो पहले एक बार मैंने आपको समझाया, फिर हमारे दिमाग में फिक्स बैठ गया कि इंडिविजुअली रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट हो, उसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंपैरिजन करूंगा तो मैं बोलो स्टोइकियोमेट्री का यूज करूंगा। अभी एक व्यवहारिक एग्जांपल दिया था मैंने कि बोलो अगर मैं किसी से किसी का कंपेयर करूंगा तो मैं कम या ज्यादा की बात करूंगा। जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो उसको क्या मतलब है कि पास वाले के पास क्या है। बात मेरी समझ में आए बोलो? ओके। और ये ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाओगे बोलो? ये क्या है बोलो? डिस्को इसको नहीं है, क्या है? क्या है बोलो? पढ़ो पूरा क्या? हाँ, पता चला कि गड़बड़ लिख रहे हो। ठीक है, ए के विघटन बोलो की दर। ठीक है, बी के विघटन बोलो की दर। ओके, सी के बनने की दर। ओके, और ये क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आया आपको? ओके, किया ये नोट बोलो? ठीक है, नेक्स्ट। ये भी समझ गए बोलो? H2 के वियोजन या विघटन की दर। ठीक है, ये क्या है बोलो? N2 के विघटन की दर। ओके, ये क्या है बोलो? NH3 के बनने की दर। ठीक है, बनने की लिखूं, निर्माण की लिखूं? ये क्या लिखा बोलो? अभिक्रिया की दर। ठीक है, और ये जो हम करते हैं वो क्या है बोलो? अवकलन, मैंने कहा समीकरण। ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी खत्म। जो मैं आज सिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ी समझ में आ गई बोलो? क्लियर? मतलब इस चैप्टर में हम सबसे पहले ऐसा फंडा सीख रहे हैं जो हमेशा हमारे काम आएगा और ज्यादातर क्वेश्चन बोलो इसी लॉजिक से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो अब मैं आपको 4-5 अपन क्वेश्चन करेंगे, जिसे आपको कितना फंडा आपको समझ में आया है वो मैं चेक करूंगा। ओके,
हो गया, ठीक है। ये जो भी टॉपिक मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये लैब असिस्टेंट में नहीं है। बोलो लैब असिस्टेंट में जब एग्जाम देने जाओ तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बताता ही रहता हूँ। बोलो बात समझो ना कि कौन सा है, ठीक है। तो बात समझ में आए बोलो, ओके। हटा दो ये, करे क्वेश्चन, ओके। आपको नोट नहीं करना है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, आपको आंसर बताना है, क्लियर। ओके, पहले अच्छे से सीखना। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3। मैंने कहा आपको फाइंड आउट, ठीक है। बोलो डिसोसिएशन, बोलो रेट ऑफ, मैंने कहा SO2, क्लियर। चार ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है बोलो, क्या पूछा मैंने, SO2 के विघटन की दर, ठीक है। SO2 के विघटन की दर होगी, क्लियर, ये पूछा। ऑप्शन आपको पहला दिया DSO2 अपॉन DT, क्लियर। दूसरा मिला -1/2 DSO2 अपॉन DT, क्लियर। तीसरा मिला -DSO2 अपॉन DT, क्लियर। चौथा मिला आपका +1/2 DSO2 अपॉन DT। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बोलो क्या होगा आंसर, सी, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको बताना है, फिर मैं जैसे जैसे पूछू बताना, क्लियर। मैंने लिया 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3, वही इक्वेशन ली, क्लियर। और मैंने कहा फाइंड आउट, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और मैंने ऑप्शन दिया आपको मैंने दिया पहला -DSO2 अपॉन DT। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 1/2 DSO2 अपॉन DT। मैंने दिया बोलो -1/2 DSO2 अपॉन DT। मैंने दिया यहाँ पर +DSO2 अपॉन DT। तो रेट ऑफ रिएक्शन SO2 के रिगार्डिंग आपको पता चलना चाहिए, क्या होगा आंसर, बोलो क्या होगा, सी, वेरी गुड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, पहले बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आए, वेरी इजी, क्लियर। यही इक्वेशन लिखी मैंने SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3। इक्वेशन नहीं बदल रहा हूं मैं, बोलो एक ही इक्वेशन से कितनी वेराइटी बन सकती है वो बता रहा हूं। अगर वो आ गया तो कोई सी भी इक्वेशन में उतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर। मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट, क्लियर, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्शन में दिया मैंने पहला -1/2 DSO2 अपॉन DT। बोलो दूसरा दिया, बोलो -DO2 O2 अपॉन DT। बोलो तीसरा दिया +1/2 DSO3 अपॉन DT। और चौथा दिया ऑल। क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो, आवाज फटाक से आनी चाहिए, पक्का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीनों वेराइटी समझ में आए, बोलो ओके। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने लिया यहाँ पर, बोलो मैंने कहा 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3, क्लियर। और मैंने पूछा, बोलो मैंने पूछा फाइंड आउट, बोलो फॉर्मेशन रेट, क्लियर, ऑफ, बोलो फॉर्मेशन रेट ऑफ SO3। क्या पूछा, फॉर्मेशन रेट ऑफ SO3, क्लियर। पहला मेरा ऑप्शन है, बोलो आपसे मैं कहूं -D, बोलो SO3 अपॉन DT, क्लियर। दूसरा ऑप्शन है मेरा यहाँ पर +1/2 DSO3 अपॉन DT, क्लियर। तीसरा ऑप्शन है मेरा प्लस, बोलो -DSO2 अपॉन DT। और चौथा मेरा ऑप्शन है
नन ऑफ दीज। क्लियर, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलो क्लियर, बताओ क्या होगा आंसर। ऑडियंस पोल लिया जाए। ए वाला कोई, बी वाला कोई, सी वाला कोई, डी वाला, मैक्सिमम हाथ डी में खड़ा करेंगे। आंसर है सी। क्लियर, बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराए, जितना फंडा बताया, वो सबको पता रहता है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल, किस्मत हो तो आ जाए, ऐसे ही आएंगे जो अब मैं कराने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल रहा है क्या, बोलो नहीं मिल रहा है, तो आप नन ऑफ दीज टिक करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में मेरे इसमें ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आपके मन में क्या है। DSO3 अपॉन DT, अगर ये मिल जाता तो मैं टिक कर देता। बोलो ये मिल जाता तो मैं टिक कर देता। क्लियर, अब आपको जब भी लगे कि यार मेरे को ऐसा ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन चेक करने हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन बनानी है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी है। वो बनाओगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा ऑप्शन में देखा SO3 SO2 की फॉर्म में, तो मैं इतना सा बना सकता हूं। रेट पूरा क्यों बनाऊं, बोलो -1/2 DSO2 अपॉन DT। क्लियर, इज इक्वल टू +1/2 DSO3 अपॉन DT। बोलो इतना ही करूंगा, और बोलो इतना ही करूंगा ना, O2 को क्यों घुसाऊंगा, O2 का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। और O2 का ऑप्शन है क्या, O2 का ऑप्शन है क्या, नहीं है। क्लियर, इतना मैंने कर दिया, बात समझ में। अब मुझे एक बात बताना, एक बात बताना, बोलो आपसे मैं कहूं ये दोनों सेम है कि नहीं है, बोलो और सेम है कि नहीं है। मैं आपसे कहूं, बोलो ये दोनों सेम है कि नहीं है, और सेम है कि नहीं है सेम। ओके, अब इधर ध्यान देना, मैंने कहा इक्वल का मतलब इक्वल है। बोलो मैंने ये हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया। आपने क्या देखा, ये DSO2 अपॉन DT इज इक्वल टू +DSO3 अपॉन DT। अब अगर आपको मैं पूछूं कि मैंने आपसे पूछा क्या है, SO3 के फॉर्मेशन की दर, जब वो इसके इक्वल है, तो बताओ ये वाला आंसर भी ये वाला होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। जब आप कह रहे हो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, मैंने आपको पूछा 20 कौन सा है, 20 मैंने दिया ही नहीं, 2 इंटू 10 दिया, तो भी आंसर तो 20 वही टिक करोगे ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए। आंसर आपको इसमें दिख गया, कौन सा आंसर है, बोलो सी आंसर है। कौन सा आंसर है, सी। ऐसा कब करना है, जब आपको आंसर नहीं नजर आए और ऑप्शन चेक करने हो। बोलो अगर यहां पर प्लस कर रखा होता तो क्या मैं टिक करता, क्या नहीं। बोलो मुझे एग्जैक्ट ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है, ये और ये है वो यही है, ये है वो यही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 समझना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा हूं, अगेन 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3। क्वेश्चन इक्वेशन नहीं बदल रहा हूं मैं। क्लियर, मैंने पूछा आपको, मैंने कहा फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट। ओके, बोलो डिसोसिएशन, बोलो डिसोसिएशन, बोलो रेट, बोलो डिसोसिएशन रेट ऑफ O2। क्या पूछा मैंने, डिसोसिएशन रेट ऑफ O2। क्लियर, ऑप्शन देगा आपको, पहला देगा DO2 अपॉन DT। क्लियर, एक ऑप्शन दे दिया -1/2 DSO2 अपॉन DT। क्लियर, एक ऑप्शन दे दिया +1/2 DSO3 अपॉन DT। क्लियर, एक ऑप्शन दे दिया आपको ऑल। क्लियर, दे दिया ऑल। अब आप बताओ आंसर क्या होगा। मतलब अगर आपने फंडा क्लियर नहीं हुआ, एग्जामिनर के जाल में फंसोगे नहीं फंसोगे। जो आंसर ए कर देगा उसका तो बोलो वो अपनी जगह सही है, लेकिन आंसर ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑल होगा। बोलो अगर ये ऑल है तो हम बाकी को चेक करेंगे, और बाकी को क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर, एक ही ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, बोलो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो 1/2 डी, मैंने कहा SO2 अपॉन DT। बोलो क्या करूंगा, क्या करूंगा, बोलो मैंने कहा -DO2 अपॉन DT इज इक्वल टू क्या करूंगा, 1/2 DSO3 अपॉन DT। जैसे ही बनाया, मैंने कहा जो मेरे से पूछा है वो ये रहा। बोलो यही है, अरे बोलो ये है, बताओ ये इसके इक्वल है कि नहीं है, बोलो ये इसके इक्वल है कि नहीं है। अगर ये ऑप्शन है तो बताओ ये भी सेटिस्फाई है, ये ऑप्शन है तो ये भी सेटिस्फाई है। आंसर ऑल होगा कि ए होगा, बोलो ऑल होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मेरी बात समझ, पहले मैंने 2-3 कराया समझ में, वैसा भी आ सकता है, बोलो लेकिन आपको अगर ऐसे हो तो आपको चेक करना आना चाहिए, नहीं कि आप जल्दबाजी में ये टिक करके आगे बढ़ जाओ।
मेरी बात समझ में आई बोलो। और देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। मैंने दिया 2SO2 प्लस O2, चेंज ऑफ 2SO3, क्लियर, चेंज ऑफ 2SO3। और मैंने पूछा आपको फाइंड आउट, क्लियर, और मैंने कहा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बोलो रेट ऑफ, मैंने पूछा SO2, क्या पूछा, डिसोसिएशन रेट ऑफ SO2। और पहला ऑप्शन दिया मैंने -1/2 DSO2 अपॉन dt, क्लियर। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको, बोलो यहाँ पर +1/2 DSO3 अपॉन dt। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने यहाँ पर आपको -2 DO2 अपॉन dt, क्लियर। और चौथा ऑप्शन पूछा मैंने आपको नन ऑफ दीज, बोलो नन ऑफ दीज, क्लियर। क्या आंसर होगा बताओ, बताओ क्या आंसर होगा। जो मैंने पूछा है डायरेक्टली देखोगे तो अवेलेबल नहीं है, बट एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन मिल जाए, सेटिस्फाई हो जाए तो वो होगा, नहीं तो नन तो है ही है, नहीं तो नन तो है ही है। आप, मैं चाह रहा हूं आप पहले आंसर बताओ फिर मैं बताता हूं। मैंने कहा आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, बोलो माइनस माइनस डी SO2 अपॉन dt। आपको डायरेक्टली मिला क्या, डायरेक्टली मिला क्या, नहीं मिला। आपने देखा कि तीनों की फॉर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 1/2 DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस DO2 अपॉन dt। ये मैंने किया, बात समझना। तो मैंने क्या देखा कि बोलो यहाँ पर, बोलो मुझे जो चाहिए वो तो -DSO2 अपॉन dt है, तो इस 2 को इधर ले जाऊं, अरे ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता हूं, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, बोलो इक्वल टू -2 DO2 अपॉन dt। बताओ ये इसके इक्वल है कि नहीं है, बोलो, अरे है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, बोलो। तो क्या पहला आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो इसके रेफरेंस में देखूं, इसके रेफरेंस में देखता तो मैं यहां पर क्या करता, 1/2 डी, बोलो SO3 अपॉन dt। अगर मैं, ये मुझे निकालना है, इसको इसको इक्वल करता तो हाफ से हाफ कट जाता। तो बताओ यहां पर, बोलो ये हाफ नहीं आना चाहिए था, यहां पर हाफ आया है। बताओ ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो बताओ इसको भी काट दिया। बताओ ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मुझे चाहिए और जिसके रेस्पेक्ट में मैं देखना चाहता हूं वो अगर इक्वल मिल गए तो वो आंसर होगा। बताओ ये आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या बताना चाह रहा था, समझ में आई मेरी बात। चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, कब क्या दे रखा है। इक्वेशन वही है, मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब सोचो कि एक वेराइटी, एक इक्वेशन से मैं इतने बना रहा हूं, हर रिएक्शन में इतने बनेंगे, बोलो। अरे बोलो, तो आपको तो करने का तरीका आना चाहिए ना, बाकी तो जैसा होगा आप कर लोगे। एक और वैरायटी नंबर 7, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 2SO2 प्लस O2, ठीक है, चेंज ऑफ 2SO3। और मैंने कहा अभिक्रिया की दर की अवकलन, अवकलन समीकरण, बोलो होगी, क्लियर। क्या पूछा, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, ओके। ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला पहला दे रखा है DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस DSO3 अपॉन dt। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1/2, बोलो DSO2 अपॉन dt, बोलो इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ओके, और इसको माइनस कर दिया, ओके। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, बोलो यहाँ पर -DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2O2 अपॉन dt, और आपको इज इक्वल टू प्लस DSO3 अपॉन dt, और एक दे दिया आपको नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो एक बार तो आपको ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है। अरे बोलो समझे समझे, बताओ आंसर क्या होगा। अरे रुको 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 रुको, हाँ, बी एंड सी बहुत क्लियर। बताओ क्या होगा आंसर। पहले बताओ, ए तो नहीं होगा,
कि खुद की मर्जी से लिखना भूल गया होगा 1/2 1/2 ऐसे, ऐसा कभी नहीं करना है। बोलो ए नहीं होगा। अब बी होगा कि सी होगा कि मोर ग्रेड दोनों होंगे, वो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सोच लिया? पक्का? चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। ए वाला कोई कि मेरा आंसर बिल्कुल अलग होना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं है। ओके, बी वाला, सी, डी, ओके, कुछ जाल में फंसे। आंसर क्या होगा बोलो? सी। अब आप एक बात ध्यान से समझना, यह मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर हम हर वो काम कर सकते हैं जो मैथ्स में करते हैं। किसी अगर तीन चीज इक्वल है, किसी भी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी डी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ साइन नहीं बदल सकता हूँ। मेरी बात समझना, मैथ्स में तो क्या होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट के लिए जो नेगेटिव लगाते हैं और प्रोडक्ट के जो पॉजिटिव लगाते हैं उसका मीनिंग है। और बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो डी बता रहे हैं उन्होंने क्या किया समझ में आया? उनको सी तो समझ में आ गया कि सर ने क्या किया है, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया है, तो जिनके डिवाइड थे वो हट गए और जिसका नहीं था उसका 2 आ गया। और बी में क्या किया है, सर ने अच्छा 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 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो जिनका नेगेटिव था उनका पॉजिटिव हो गया, जिनका पॉजिटिव था उनका नेगेटिव हो गया। लेकिन ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है। मतलब हर वो काम कर सकते हैं जो मैथ्स में होता है, लेकिन यहाँ ये काम नहीं कर सकते, साइन नहीं बदल सकते और चिन्ह नहीं बदल सकते। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? ओके, तो आंसर सी क्यों हुआ, समझ में आया? बोलो बोलो। पहले तो आपके मन ख्याल में तो यही आना चाहिए, DSO2 अपॉन dt। क्लियर? बोलो क्या आएगा, -DO2 अपॉन dt। ओके, और मैंने कहा आपको यहां पर क्या करूंगा, प्लस DSO3 अपॉन dt। बोलो आपका पहले बताओ ये नहीं है तो बताओ इसके रूप देखने पड़ेंगे। बोलो क्या क्या चेंज कर सकता हूं मैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां हट जाएगा और यहां आ जाएगा, मिल गया तो अच्छी बात है। और चेंज भी कर सकता था, मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देता, बोलो 4 से, तो भी आंसर बदल जाएगा। और वो सारा खेल किया जा सकता है। मैं पूरे को बोलो 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। और वो किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, बोलो यहाँ पर साइन नहीं बदले जा सकते, बोलो चिन्ह नहीं बदल सकते। ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट में हमेशा नेगेटिव आएगा तो आएगा, प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव आएगा तो आएगा। बात समझ में आई? बोलो आई थिंक ये समझ में आया। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो ऐसे ही क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछे गए। अगर मैं आपको आरपीएससी का क्वेश्चन कराऊं तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया H2 + I2 चेंज ऑफ 2HI, ठीक है, सही। अब बोलो अभिक्रिया की दर की, बोलो अवकलन 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 समीकरण समीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसा मैं गलतियां कराता हूं वैसा ही एग्जामिनर देता है। बोलो DH2 अपॉन dt, ये आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। मैंने तो आपको पैटर्न सिखाया है, बोलो उस पैटर्न को यूज करके आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। क्लियर? ओके, -DI2 अपॉन dt, यहां पर क्या करूंगा, बोलो प्लस DHI अपॉन dt। एक ऑप्शन ये दिया एग्जामिनर ने, एक बोलो जैसा मैंने अभी आपको किया था DH2 अपॉन dt, ठीक है। ओके 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 ओके, बोलो प्लस DI2 अपॉन dt, और यहां पर क्या कर दिया, -DHI अपॉन dt। क्लियर? और एक क्या कर दिया, -D, बोलो H2 अपॉन dt। क्लियर? और -2DI2 अपॉन dt और प्लस DHI अपॉन dt। क्लियर? ओके, और एक आपको दे दिया सपोजेड, कभी नन ऑफ दीज दे देते हैं, कभी बी और सी दे देते हैं। क्लियर? नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा, सी होगा। आई थिंक मेरी बात समझे नहीं समझे मैं क्या सिखाना चाह रहा था, मतलब एग्जाम में कैसा आता है वो जानना पड़ेगा। शुरू के मैंने जब 2-3 क्वेश्चन कराए तो आपको लगा यार मजा आ गया, एकदम फटाक से टिक कर देंगे। वैसा कोई नहीं पूछने वाला आपको, और वो तो कोई भी कर लेगा ना। पहले बताओ आज जो मैंने आपको सिखाया कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मतलब जब भी फंस जाओ
तो ब्रह्मास्त्र क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बनाओ, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? ओके, तो यहां तक तो नोट कर ही लिया था, आप ये क्वेश्चन नोट करोगे। एक बार जो चीज सीखी है वो परफेक्ट सीखनी है, ताकि वो लोग कभी भी वैसा क्वेश्चन आ जाए या आपको कभी किसी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आए। ठीक है? मैं जो सिखाना चाह रहा था वो दिमाग में गया कि नहीं गया बोलो? आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसमें कर लोगे क्वेश्चंस? ओके। आया समझ में बोलो? ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो, सीधा सीधा आंसर मिल रहा हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो दिख ही नहीं रहा है, फिर देखने का तरीका समझ में आया बोलो आपको? रेट ऑफ रिएक्शन बनाओ, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है? हटा दूं? इक्वेशन नहीं बदली मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि एक ही इक्वेशन से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है? हो गया नोट बोलो ये? अब आप एक सेकंड के लिए सोचना, अगर यही क्वेश्चन होता और आपको बोलते कि बोलो सपोज दैट SO2 के विघटन की दर की वैल्यू है 10 मॉल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो SO3 के फॉर्मेशन की रेट क्या होगी? वही आंसर होता कि नहीं होता? मतलब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए भी ये सारा खेल ही खेलना पड़ेगा। और बोलो समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर?
ओके पहले बताओ, इधर हाफ इक्वल है तो काट सकते हैं नहीं काट सकते? अरे बोलो काट सकते हैं ना, सिंप्लीफाइड तो कर ही सकते हैं, बोलो क्लियर। ओके, और दो चीजें इक्वल है तो मैं किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी से डिवाइड कर सकता हूँ, वो तो कर ही सकते हैं। बट एक काम यहाँ नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते बोलो? साइन नहीं बदल सकते, बस ये ध्यान रखना, क्लियर। ओके और ये जो लॉजिक मैंने सिखाया है वो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है, क्लियर, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ओके एक एक क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ये मैंने ऐसे लिखा चलेगा ना, और समझ जाओगे? ठीक है, हो गया ये नोट बोलो।
ओके साथ तो समझ में आया ब्रो। और मैंने कहा इसी कॉन्सेप्ट को आप किसी पे भी अप्लाइड कर सकते हो गया ये नोट बोलो, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया जो आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो इसमें वही काम किया जो मैंने आपको सिखाया था। डायरेक्टली देखोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं ऑप्शन। अरे बोलो डायरेक्टली तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बना करके देखना पड़ेगा कि क्या चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आज की कहानी समझ में आई बोलो आपको। आज क्या सिखाया मैंने, किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट निकालनी हो, बोलो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट निकालनी हो, स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं है। और रेट ऑफ रिएक्शन की जब भी इक्वेशन बनाते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्री जो मोल दे रखे होते हैं 1 बाई करके लिख देते हैं। ओके